The topic is information and laws of physics. हमारे वक्ता हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। ये हमारे साथ आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी हैं, जो श्री वैदिक स्वस्ति पंथ ट्रस्ट वेद विज्ञान मंदिर भागल भीमनाल राजस्थान से हैं। So Acharya Agnivrat Naistik is a revered figure in the realm of Vedic science, known for his extensive research and scholarly contributions. With a profound understanding of ancient texts and a deep insight into modern science, he has dedicated his life to bridging the gap between traditional wisdom and contemporary knowledge. Acharya Agnivrat's work revolves around uncovering the hidden scientific knowledge embedded within Vedic scriptures, particularly the Aitareya Brahman of the Rig Veda. Through his seminal work, including the monumental Ved Vigyan Alok, he has elucidated complex cosmological phenomena and provided scientific interpretations of ancient texts, paving the way for new understandings in physics and cosmology. His efforts have led to the establishments of the Vedic and Modern Physics Research Center, aimed at furthering research in Vedic principles and their applications in solving modern day challenges. Acharya Agnivrat's legacy serves as an inspiration for scholars and scientists for fostering a deeper appreciation for the rich heritage of Vedic knowledge. With this, I would like to hand over the session to our speaker, Naistik ji. Over to you. Please take over the session. Thank you. ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै देष्ठाय ब्रह्मणे नमः। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी विद्वान वक्तागण, अतिथिगण और सभी श्रोतागण, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार और भक्ति वेदांता आश्रम कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान द्वारा आयोजित इंटरनेशनल एक परिचर्चा सब्जेक्ट ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन एंड लॉज ऑफ फिजिक्स, इस पर हम चर्चा करते हैं। भौतिकी के नियम और सूचनाएं। भौतिकी किसको कहते हैं? जो भी सृष्टि में पदार्थ उत्पन्न हुआ है, सूक्ष्म पार्टिकल, सूक्ष्म वेव्स, सूक्ष्म रश्मि से लेकर के बड़ी बड़ी गैलेक्सी, संपूर्ण यूनिवर्स, संपूर्ण क्रिएशन जो बना है, जो उत्पन्न हुआ है, उसका जो साइंस है उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। और लॉज ऑफ फिजिक्स, संपूर्ण सृष्टि इस फिजिक्स के नियमों से चल रही है, फिजिक्स के नियमों से ही बनी है। बिना नियम के न तो ब्रह्मांड बना है और न ब्रह्मांड चल रहा है। तो सृष्टि के बनने में और सृष्टि के संचालन में जो नियम कार्य कर रहे हैं, उनमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कार्य करती है और इंफॉर्मेशन का ओरिजिन क्या है, उनका स्रोत क्या है, ये विषय है। हम इस संसार में देखते हैं, अगर कल्पना करें कि ब्रह्मांड नहीं बना, एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई हलचल नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं है, उसमें सबसे पहले क्या होगा और किसके द्वारा होगा? तो मैं फिजिक्स के बहुत सारे लॉज में से एक नियम लेता हूं कि संपूर्ण सृष्टि बल के द्वारा बनी है, फोर्स,
फोर्स पदार्थ का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर फोर्स नहीं है तो मोशन नहीं है, मोशन नहीं है तो कोई भी क्रिया, कोई भी निर्माण संभव नहीं। चाहे वो निर्माण इलेक्ट्रॉन का निर्माण है, चाहे वो निर्माण क्वार्क का निर्माण है, चाहे वो निर्माण स्पेस का निर्माण है, चाहे वो निर्माण गैलेक्सीज का, किसी का भी। और फोर्स को वर्तमान फिजिक्स कहता है फोर्स फील्ड से निर्मित होता है। फोर्स का कारण है फील्ड। लेकिन मैं अगर कहूं कि फील्ड का कारण क्या है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस फील्ड का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण ग्रेविटेशनल फील्ड है, मास है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ये प्रश्न उठता है कि फील्ड पहले या फोर्स पहले है। हम जो भी अनुभव करते हैं, सूचना करते हैं कि जैसे हम सूर्य को देख रहे हैं, वहां से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश ये सूचना दे रहा है कि सूर्य है। इसी प्रकार से अगर कहीं हम कोई फोर्स का अनुभव करते हैं, तो वो फोर्स हमें सूचना दे रहा है कि यहाँ कोई फील्ड है, और फील्ड है तो वो ये सूचना दे रहा है कि यहाँ कोई पदार्थ है, या कोई मैसेबल ऑब्जेक्ट है, या कोई चार्ज पार्टिकल है, कुछ है जिसका हमें अनुभव हो रहा है, जिसकी फील्ड का अनुभव हो रहा है, और उस फील्ड से उस फोर्स का अनुभव हो रहा है। बात यह है कि एक दो मैसिव ऑब्जेक्ट है, एक मेरे हाथ में इधर है और दूसरे हाथ में एक और दो गेंद है लोहे की, अथवा कोई गेंद हमने हाथ में ली, नीचे पृथ्वी है, तो इसका सूत्र है G(m1m2/d²). ये फॉर्मूला काम करता है कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में इतना फोर्स लगेगा। यहां G कांस्टेंट, m1 m2 बदल सकते हैं, D बदल सकता है, लेकिन G नहीं बदलता। सारे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, चाहे दो छोटे ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स काम करे, चाहे पृथ्वी और सूर्य के बीच में फोर्स काम करे, चाहे एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी के बीच में फोर्स काम करे, चाहे किसी ब्लैक होल और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स काम करे, ग्रेविटेशन फोर्स, जी वही रहेगा। अब जी वही क्यों रहता है, जी में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? दूसरी बात, जब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे का अनुभव कैसे करते हैं? इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम करेगा, उस फोर्स को यह भी पता होगा कि इन ऑब्जेक्ट का मास क्या है, उनको यह भी पता होगा कि इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ये सूचना उन ऑब्जेक्ट को कौन दे रहा है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, वह फोर्स में कौन सूचना दे रहा है कि सूर्य का मास कितना है, पृथ्वी का मास कितना है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को जा रहा है, उसको कहते हैं सूचना। इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं यहां, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं यहां हूं, और ये भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मेरा मास इतना है, ये भी इन्फॉर्म कर रहे हैं मेरा डिस्टेंस इतनी हम दोनों के बीच में, तब वो फोर्स क्रिएट होगा। तो इनमें से क्या निकलता है? अगर ऐसा नहीं, कोई एक नियम नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता, रैंडमली होता, तो जी होता ही नहीं। जी बदलता रहता, कांस्टेंट कुछ नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट होता है। इसका अर्थ है कि कोई ऐसा सूचना का स्रोत है
जो जी को कांस्टेंट बनाए रखता है। अगर विचार करें गहराई से, जी है क्या? M1 M2 तो हमारे हाथ में है, बदल दें उसको, डी भी बदल दें, फिर जी है क्या? जी किसको कहेंगे? मास और डिस्टेंस, पर जी क्या? जी वह एक पात्र है। जैसे एक टोकरी में खरबूज तोले 5 किलो, उसी टोकरी में खरबूज तोले 5 किलो, 10 किलो, उसी में 15 किलो, लेकिन टोकरी का मास वो वही रहेगा, फिक्स। मान लीजिए 1 किलो, 1 किलो सब में जुड़ता जाएगा, या कहीं ऐसा कांस्टेंट जिसमें गुणा हो जाए। तो ये टोकरी, ये आधार, ये बेस कहां से आया, कौन ला रहा है? एक जैसा सारे ब्रह्मांड में, चाहे यहां है, चाहे दूसरा सौर मंडल कोई हो, अथवा दूसरी गैलेक्सी हो, अथवा दूसरा कोई गैलेक्टिक सेंटर समूह हो। अगली बात, ऐसे ही कोई चार्ज पार्टिकल हैं दो, वे दोनों जब पास में आते हैं या दूर भी रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, इनका रेंज इनफाइनाइट है। तो इनको एक दूसरे के फीलिंग कैसे होती है, इनको कैसे आभास होता है कि यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है? सजाती भी हो सकता है, विजाती भी हो सकता है। कैसे अनुभव होता है? और ये भी अनुभव होता है कि उसमें चार्ज कितना है, ये भी अनुभव होता है डिस्टेंस कितना है। नहीं तो यहां भी फोर्स पैदा नहीं होता। और वहां भी एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम कहीं भी देख सकते हैं सारे ब्रह्मांड में। तो इससे ऐसा लगता है, वक्ता जी से मेरा एक छोटा निवेदन है। लास्ट 2 मिनट से करीबन 1-2 मिनट से आवाज नहीं आ रही थी, लोग सुन नहीं पाए। थोड़ा अगर आप वापस 2 दोहरा मिनट दें। से अच्छा, कहां तक? हाँ, मैं चार्ज पार्टिकल की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में काम करता है, दो या दो से ज्यादा। तो एक चार्ज पार्टिकल और दूसरे चार्ज पार्टिकल को आपस में कैसे, कौन इन्फॉर्म करता है कि यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है, और यह भी इन्फॉर्म कर देता है कि उस पार्टिकल का चार्ज जितना है और इस पार्टिकल का चार्ज जितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यह भी इन्फॉर्म होता है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, यह भी इन्फॉर्म होता है। जो फोर्स पैदा हुआ था वो इसलिए पैदा हुआ कि पहले इनमें से कोई इंफॉर्मेशन आई, चाहे ग्रेविटेशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वो इंफॉर्मेशन पहले है, फोर्स बाद में। वो इंफॉर्मेशन फील्ड है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इंफॉर्मेशन आई किसने निकाली? किसने निकाली? एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है बेसिक इंफॉर्मेशन। मैंने किसी को सूचना दी, मैं बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, मेरी सूचना किसी ने आगे दे दी, वो सेकंड इंफॉर्मेशन है, उसने और आगे दे दी। तो मूल ओरिजिन क्या इंफॉर्मेशन? अगर सब जगह एक ही नियम काम कर रहा है, तब कोई एक ऐसी सत्ता है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा सोर्स है जिसका जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिक इंफॉर्मेशन है। वो बेसिक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी काम करता है, वो इंफॉर्मेशन ग्रेविटेशन फोर्स में भी काम करता है, वो इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग फोर्स में भी काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स में, वो इंफॉर्मेशन वीक फोर्स में भी काम करता है। 4 ही फोर्स है वर्तमान फिजिक्स में, फंडामेंटल फोर्स जिसको कहते हैं। हाँ, यह बात है कि वैदिक फिजिक्स में 9 फोर्स है। अब इन फोर्स में इंफॉर्मेशन आई, आने के बाद क्या हुआ? एक पार्टिकल होता है जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहता है वर्चुअल फोटोन। ये वर्चुअल शब्द का अर्थ क्या? वर्चुअल शब्द काल्पनिक को कहते हैं।
फोर्स एक्चुअल है और फोर्स को पैदा करने वाला जो फोटोन है उसको वर्चुअल कहते हैं। जो दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है, अगर फोर्स एक्चुअल है तो फोटोन भी एक्चुअल होगा, वर्चुअल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन भी आई। अब वह इंफॉर्मेशन उस म्यूटेटेड पार्टिकल को कैसे क्रिएट करती है, कैसे बनाती है, कैसे उत्पन्न होता है। वो म्यूटेटेड पार्टिकल नहीं होगा तब भी फोर्स काम नहीं करेगा, चाहे वर्चुअल फोटोन है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्लूऑन की बात की जाती है, कहीं कहीं कहा जाता है तो स्पेस कर्वेचर है। ये ऐसा फोर्स नहीं है। स्पेस कर्वेचर भी एक बहुत बड़ी समस्या है फिजिक्स की। कैसे समस्या है? पहले जो वस्तु कर्व हो रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तब निश्चित रूप से उस वस्तु का कोई स्ट्रक्चर है। जिसका स्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कंटेंट नहीं है, वह न तो कर्व हो सकती, ना डिस्टॉर्ट हो सकती, ना एक्सपेंड हो सकती। दूसरी बात, कोई वस्तु डिस्टॉर्ट क्यों होती है? मैंने इसको डिस्टॉर्ट किया, डिस्टॉर्ट करने के लिए मुझे फोर्स लगना पड़ा, और ये डिस्टॉर्ट भी इसलिए होगी क्योंकि ये मॉलिक्यूल से बनी है, इसके कुछ कंटेंट्स हैं, इसका कुछ स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके कंटेंट नहीं होते, तो ये डिस्टॉर्ट होती ही नहीं, वस्तु ही नहीं होती। और ये भी है, लेकिन फोर्स नहीं लगाता मैं तब भी डिस्टॉर्ट नहीं होती, तब भी कर्व नहीं होती। तो जब स्पेस कर्व होता है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि स्पेस का कर्वेचर क्या है, स्पेस का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के जो यूनिट्स होंगे जिनसे मिलकर के स्पेस बना है, उस यूनिट्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा होगा, जो उनको जोड़े हैं, वो कोई और फोर्स होगा। वो चार फंडामेंटल फोर्स में तो नहीं होगा। तो वहां पे दूसरा इंफॉर्मेशन काम करेगा। फिर जब फोर्स है ही नहीं तो स्पेस कर्व कैसे हुआ? इसका अर्थ है कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है और उसकी भी वही प्रक्रिया है, उसके भी वैसे ही मीडिएटेड पार्टिकल है। ग्लूऑन डिटेक्ट हो ना हो, कोई पार्टिकल डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह नहीं है। लॉजिकली यह सिद्ध होता है कि हाँ कोई पार्टिकल होना चाहिए, कोई मीडिएटेड पार्टिकल होना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब वो है। अब इंफॉर्मेशन आई, मीडिएटेड पार्टिकल आया कहां से? मीडिएटेड पार्टिकल का भी कोई स्ट्रक्चर होगा, उसके भी कंटेंट होंगे, क्योंकि बिना कंटेंट बिना स्ट्रक्चर का कोई पार्टिकल नहीं होता, कोई फोटोन नहीं होता, कोई ग्लूऑन नहीं हो सकता, कोई दूसरे डब्ल्यू बोसॉन या और दूसरे कोई बोसॉन नहीं हो सकता। कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर उसका होगा जिसके कंटेंट होंगे। अब जब यहां से इंफॉर्मेशन आई तो वो कंटेंट कहां से आगे, कहां से मिलकर के कंडेंस होकर के वो वर्चुअल फोटोन बनाती है। वर्चुअल नहीं, वास्तव में एक्चुअल फोटोन। उसका लाइफ टाइम बहुत कम है, यह ठीक है। लाइफ टाइम क्यों कम है यह भी वैदिक साइंस बता। उसकी आवश्यकता नहीं है लॉन्ग लाइफ, उसका जो काम है कर लिया, समाप्त हुआ। तो लाइफ टाइम किसी का कम है इसका मतलब है नहीं। फिजिक्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसका लाइफ टाइम बहुत कम है, लेकिन वो है एक्चुअल है। तो मीडिएटेड पार्टिकल बनाने के लिए मेटेरियल कहां से है, उसके बारे में कहा जाता है वैक्यूम एनर्जी है सब। वैक्यूम एनर्जी की ठीक ठीक परिभाषा अभी मुझे लगता है कि फिजिक्स में नहीं है। वैदिक साइंस में इसको कहते हैं वायु तत्व।
वायु तत्व वैक्यूम एनर्जी है। वायु तत्व कंडेंस किया किसने, कौन फोर्स करता है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन किस रूप में आती है? सारी इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड की बेसिक इंफॉर्मेशन साउंड वेव के रूप में होती है। साउंड वेव भी 4 प्रकार की होती है। सबसे सूक्ष्म परा, उसके बाद पश्यंती, उसके बाद मध्यमा, उसके बाद बैखरी। हम फिजिक्स की बात करते हैं, वो बैखरी है फिजिक्स में जो बात करते हैं। रेडियो वेव को हम मध्यमा में ले सकते हैं, और पश्यंती और परा किसी भी फिजिकल साइंस के सीमा के बाहर है। उसके कोई योगी समझ सकता है, जान सकता है, उसका साक्षात्कार कर सकता है। तो पहली बात, इन दोनों का आवाज कराने वाला कोई इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, उसमें कुछ गुण अवश्य होने चाहिए। पहला गुण, उसको ज्ञान होना, इंटेलिजेंस होने चाहिए। इंटेलिजेंस ही ये अनुभव करेगा कि यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, और इसके कंटेंट है, इसके कंटेंट है, इसमें इतना मास है, इसमें इतना चार्ज है, इसमें डिस्टेंस है। और वो इंटेलिजेंस ही उसको इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए फोर्स करेगी। वही इंटेलिजेंस वैक्यूम एनर्जी कह सकते हैं, हमारी भाषा में वायु तत्व को ये फोर्स करेगी कि उसमें और सारी रश्मि और सारे वाइब्रेशन उत्पन्न हो, और उत्पन्न होकर के वो कंडेंस होकर के एक वर्चुअल पार्टिकल बना सके, मीडिएटेड पार्टिकल बना सके। तो मूल इंफॉर्मेशन में इंटेलिजेंस होगा, फोर्स होगा, और प्रयोजन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसका प्रयोजन होगा कि क्या करना है, क्यों करना है। चार्ज पार्टिकल होंगे तो फोटोन ही बनेगा, मैसिव ऑब्जेक्ट होंगे तो ग्लूऑन ही बनेगा, वीक इंटरैक्शन की बात होगी तो दूसरे बोसॉन बनेंगे, स्ट्रॉन्ग ग्लूऑन, सॉरी ग्रेविटॉन, ग्रेविटेशन फोर्स में ग्रेविटॉन, और ग्लूऑन आएगा स्ट्रॉन्ग फोर्स। और इंफॉर्मेशन है वो इंटेलिजेंस वाली होगी, फोर्स वाली होगी, एनर्जी वाली होगी, और उसको प्रयोजन मालूम होगा कि वो क्या करना है, किस किस पार्टिकल को जोड़ना है, किस किस पार्टिकल को दूर करना है, रिपल्स करना है, किसको अट्रैक्ट करना है। इंटेलिजेंस किसी भी जड़ ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकती, उसके लिए चेतन चाहिए। और चेतन ऐसा जो सर्वव्यापक है। क्यों सर्वव्यापक होना चाहिए? क्योंकि ये फोर्स सब जगह काम कर रहे हैं, जहां भी सृष्टि है, क्रिएशन है, वहां ये फोर्स काम कर रहे हैं। 4 नहीं 9 की बात कर, उन 9 में से केवल 2 फोर्स हैं, ऐन्द्रावयव और आश्विन। इनमें मॉडर्न फिजिक्स के चारों फोर्स सम्मिलित हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक। ये चारों इन 2 में आ जाते हैं। तो अभी वर्तमान फिजिक्स को 7 फोर्स और ढूंढने हैं, 7 फोर्स, तब फिजिक्स का रूप बदल जाएगा, बहुत बदल जाएगा। इसको साइंटिस्ट समझ सकते हैं। अब हमारे अंदर एक प्रश्न आता है कि जैसे फोटोन बना और दोनों चार्ज पार्टिकल है, फोटोन में कोई चार्ज नहीं, फिर भी कभी ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है, कभी नेगेटिव की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? चार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है, इंटरैक्ट करता है। जिसमें चार्ज नहीं उसको इंटरैक्ट नहीं करता है, ये साइंस मान। लेकिन फोटोन में कोई चार्ज नहीं, तब भी उसका इंटरैक्शन है। चाहे किसी इलेक्ट्रॉन का फोटोन के प्रति इंटरैक्शन हो, वर्चुअल फोटोन जिसको कहते हैं, उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो पार्टिकल से उनके बीच में इंटरैक्शन हो, तब ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है
कि जो चार्ज पार्टिकल है और वर्चुअल फोटोन है, उन तीनों के कंटेंट्स में कुछ समानता हो। वर्चुअल फोटोन का भी स्ट्रक्चर हो, उसके भी कंटेंट्स हो, और इलेक्ट्रॉन के कंटेंट्स और उसके कंटेंट्स में कुछ समानता हो, पॉजिट्रॉन के कंटेंट उसके कंटेंट में कुछ समानता हो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में समानता हो, या क्वार्क्स और ग्लूऑन के कंटेंट्स में समानता हो। अगर समानता नहीं होती तो इनका इंटरेक्शन होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वहां जो स्पेस कर्व होता है मास के द्वारा, वहां भी ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ग आता है कि स्पेस को कैसे पता है कि मैसिव ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और मैसिव ऑब्जेक्ट को कैसे पता है कि स्पेस है, उसको मैं कर्व करूं, उसमें फोर्स लगाऊं, वहां से इंफॉर्मेशन निकले। दूसरी बात, जो मास वाला ऑब्जेक्ट है वो मास ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करता है। मास वाला बिना मास वाले को नहीं इंटरेक्ट करना चाहिए, लेकिन स्पेस में तो मास होता नहीं, फोटोन भी नहीं होता, स्पेस में कैसे होगा? तब भी इंटरेक्शन को स्पेस का मास वाले ऑब्जेक्ट के साथ क्यों इंटरेक्शन है, और स्पेस का चार्ज वाले पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्शन। रिचर्ड पी फाइनमैन ने इलेक्ट्रॉन फिजिक्स में लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपने आसपास एक ऐसा क्रिएट करता है सिचुएशन कि वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करने लगता है, डिस्टॉर्ट होता है स्पेस। तो चार्ज भी इंटरेक्ट करता है फोर्स को, स्पेस को, और मास भी इंटरेक्ट करता है। तब स्पेस का चार्ज से, स्पेस का मास से क्या संबंध है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो स्पेस की संरचना, स्ट्रक्चर है, कंटेंट है, वो मैसिव ऑब्जेक्ट में भी हो, चार्ज पार्टिकल में भी? यदि ऐसा नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता। दूसरी बात, किसी भी फोर्स, स्पेस का एक्टिव होना, डिस्टॉर्ट होना, कर्व होना अनिवार्य है। इसके बिना फोर्स काम ही नहीं करे। एक बहुत बड़ा विस्तार से है वैदिक साइंस का। यहां केवल ये कहना चाहते हैं कि वैदिक फिजिक्स यह मानती है कि स्पेस, फोटोन और पार्टिकल्स सबका स्ट्रक्चर में, सबके स्ट्रक्चर में बहुत सारे पदार्थ एक जैसे हैं। वे पदार्थ कोई क्वार्क नहीं है, वही पदार्थ कोई मीडिएटर पार्टिकल नहीं है, वे पदार्थ बहुत सूक्ष्म है। स्ट्रिंग थ्योरी वाले स्ट्रिंग कहते हैं, लेकिन उससे भी सूक्ष्म। उसको वैदिक भाषा में कहते हैं रश्मि, वैदिक रश्मि, वेद मंत्राज, वेद मंत्रों का परारूप, साउंड वेव। और उनके आगे भी जो मूल साउंड है वो ओम है। ओम, ओम ऐसा साउंड है जिसमें इंटेलिजेंस भी है, जिसमें फोर्स भी है, एनर्जी भी है, और इंटेलिजेंस वाला प्रयोजन भी जानता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। संपूर्ण सृष्टि एक स्वदेशी रचना है, उसका प्रयोजन है। संपूर्ण सृष्टि में एक बहुत सुपर इंटेलिजेंस काम कर रही है। अपने शरीर की कोशिका को भी देखें तो ऐसा विशाल उसमें उसका ऐसा जटिल स्ट्रक्चर है कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज उसके सामने कुछ भी नहीं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें, अगर हम क्वार्क को देखें, लेकिन क्वार्क की संरचना फिजिक्स में पता नहीं, इलेक्ट्रॉन की संरचना पता नहीं, उसका स्वरूप पता नहीं, तो फिजिक्स जहां समाप्त होता है, फिजिक्स फोटोन पर समाप्त हो जाता है, फिजिक्स क्वार्क पर समाप्त हो जाता है, तो कोई स्ट्रिंग पर समाप्त करते हैं। वैदिक फिजिक्स उससे 6 स्टेज पीछे तक जाता है।
वैदिक फिजिक्स प्रकृति से प्रारंभ होता है, बेसिक मटेरियल कॉज ऑफ क्रिएशन से प्रारंभ होता है, ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट से प्रारंभ होता है। उस इनिशियल स्टेट में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आती है, क्या इंफॉर्मेशन आती है? क्या क्रिएशन प्रारंभ करो, हलचल प्रारंभ करो, स्पंदन प्रारंभ करो, वो है परा ओम साउंड, परा ओम वाक। तो परा ओम वाक की सारी इंफॉर्मेशन का ओरिजिन है। उससे भुआ भू भुआ स्व बन जाएंगे, उससे प्राण अपान व्यान बन जाएंगे, उससे दूसरे वेद मंत्र बन जाएंगे। उसके बाद ये फील्ड बने, फील्ड में असल में प्राण और मरुद रश्मियां ही, और वो फील्ड निकलते ओम रश्मि के वाइब्रेशन, ओम शब्द है, और उस वाइब्रेशन है भू भुव स्व, ये दूसरी इंफॉर्मेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन। इसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन आती है और आकर के कुछ और साउंड वेव्स, स्पंदन, वाइब्रेशन उत्पन्न होकर के वैक्यूम एनर्जी, वायु का कंडेंस होता है। उस कंडेंस से मीडिएटेड पार्टिकल पैदा होते हैं, और मीडिएटेड पार्टिकल में वही कंटेंट है, छंद रश्मियां हैं, प्राण रश्मियां हैं। इनसे कंडेंस होकर के फोटोन बना, वर्चुअल हो या एक्चुअल हो, वैसे एक्चुअल ही होता है, जिसको वर्चुअल मानते हैं। मैं एक्चुअल फोटोन उसकी कहूंगा जो हम सूर्य से या किसी से देखते हैं, वो सब में ये रश्मियां हैं, इनके कंडेंसन से बना। और क्वार्क आदि में भी यही, संरचना में अंतर है, स्ट्रक्चर में अंतर है, कौन कौन सी रश्मियां इसमें अंतर है, कितनी है इसमें अंतर है। एक फोटोन में 360 प्रकार की रश्मियां हैं, 360 प्रकार, 360 नहीं, 360 प्रकार, टाइप्स। लेकिन उन सब के पीछे बेसिक इंफॉर्मेशन ओम, ये पराध्वनि काम कर रही है। ओम में इंटेलिजेंस कहां से? ओम भी एक प्रकार की रश्मि है, वह भी वाइब्रेशन है, उसमें इंटेलिजेंस कहां है? क्योंकि ओम ईश्वर से उत्पन्न होता है। ओम, केवल ओम साउंड वेव को ईश्वर उत्पन्न करता है। कौन ईश्वर? कोई शरीर वाला ईश्वर नहीं, कोई एक स्थान पर बैठा हुआ ईश्वर नहीं, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, एक ऐसी चेतना, एक ऐसी चेतन ऊर्जा। ऊर्जा मैंने इसलिए कह दिया, आज एनर्जी की बात बहुत की जाती है, लोग सोचते हैं ईश्वर भी एक एनर्जी है। ये एनर्जी तो नहीं है जिसको हम जानते। ईश्वर ऐसी चेतना जो सब स्थानों पर है, सूक्ष्म हो या स्थूल। तो वह चेतना सबसे पहले जो स्पंदन करती है, इंफॉर्मेशन पैदा करती है, वो इंफॉर्मेशन ओम, उसके बाद सारे इंफॉर्मेशन उससे प्रारंभ होते हैं। इसलिए ईश्वर का मुख्य नाम ओम ही। ओम ऐसा समझें कि सभी प्रकार की साउंड, सभी प्रकार की एनर्जी, सभी प्रकार की फोर्स का सीड है, बीज है, रूट भी नहीं, बीज है, वहीं से सब पैदा होते हैं। लेकिन वह किसमें पैदा होता है? वो एक पदार्थ है, उसका नाम है प्रकृति। वैसे इसके 30 नाम है। तो इंफॉर्मेशन, सूचनाएं बहुत सारी हैं, प्रकाश की किरणें भी सूचनाएं इंफॉर्मेशन कर रही हैं, दे रही हैं, और सारे फील्ड भी इंफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है, इनके पीछे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी रश्मियां हैं। उन सबके पीछे जो मूल है वो ओम रश्मि है। और ओम रश्मि चेतन, सबसे बड़ा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस उस परमात्मा से उत्पन्न होती है। इसलिए ओम रश्मि संपूर्ण ब्रह्मांड में
इंटेलिजेंस पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विज्ञान पूर्वक रचनाएं कर रही है। ये क्या हुआ, बंद हुआ? हट गया? सर हम आपको सुन पा रहे हैं, आप नहीं, continue- बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गया था। नहीं, वो कैमरा आवाज नहीं। कैमरा में कुछ दिक्कत था। आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। अच्छा कंटिन्यू करें सर। अच्छा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ओम रश्मि, और उसी से फिजिक्स के सारे लॉज जामी काम कर रहा है। मैंने केवल फोर्स की बात कही, कांस्टेंट भी जितने बनते हैं, प्लांक कांस्टेंट हो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो, या स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कांस्टेंट हो, और दूसरे जितने भी कांस्टेंट भी ये बता रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि विज्ञान पूर्वक बनी है, ज्ञान पूर्वक बनी है। कोई है जो इन सब में एक इन सबको नियमित बनाए हुए, कोई है जो इसको नियम पूर्वक चला रहा है, कोई है जो नियम पूर्वक बनाया है जिसने। लेकिन जिसने बनाया है वो सीधा इन्वॉल्व नहीं होता, वो एक स्पंदन करता ओम, और वो फिर सारी रश्मियों को आगे पैदा करता हुआ अंत बहुत 6 स्टेज के बाद स्पेस तक निर्माण होता है। जैसे एक बीज है किसी वृक्ष का, वो ओम वाइब्रेशन, उससे अंकुर बना, वो हुआ भू भुवा स्व, उसके आगे पौधा बना, वो प्राण अपान व्यान रश्मियां होगी, उसके आगे और शाखा निकली, वो विभिन्न वेद मंत्र जो गए, उनके आगे पत्तियां हुई और फल हुए। फल हैं ये क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन्स है, फोटॉन्स है, स्पेस है, ये क्वार्क है। तो इस प्रकार से बेसिक इंफॉर्मेशन वहां से प्रारंभ होती है। सूचना का अर्थ है जानकारी, जिसमें इंटेलिजेंस नहीं है वो सूचना नहीं है, वो एक केवल गतिविधि है, वो एक केवल क्रिया है। और हम जानते हैं कि सृष्टि की प्रत्येक क्रिया बहुत विज्ञान पूर्वक हो रही है, अपने आप होता, रैंडमली होता तो फिर विज्ञान नियमबद्ध नहीं होता। आंधी आती है, तूफान आते हैं, बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है, लेकिन वो कोई निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि सब रैंडम हो रहा है। लेकिन उसी को विज्ञान पूर्वक उन्हीं पदार्थों को इकट्ठा करके कुछ बनाया जा तो बन सकता है। तो रैंडमली सृष्टि नहीं बनती, रैंडमली सृष्टि चल भी नहीं रही है। अनिश्चितता कहीं में नहीं है। अनिश्चितता है तो हमारी सीमा में हम कितना जान सकते हैं, कितना जान पाते हैं, कितना जानने के हमारे पास साधन है, कितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो इनमें से बहुत सारी बातें मॉडर्न फिजिक्स की सीमा में नहीं है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के सीमा है प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और मैथ। जहां मैथ की भी सीमा है, ऑब्जर्वेशन की सीमा है, एक्सपेरिमेंट की सीमा है, और दूसरे परीक्षण उनकी भी सीमा है, क्योंकि वो हमारी टेक्नोलॉजी कितनी विकसित है उसके आधार पर उनकी सीमा तय होती है। सपोज कर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम किसी को भी नहीं जान सकते, कोई एक दीवार की ऊंचाई कितनी ये भी नहीं बता सकते। लेकिन नहीं बता सकते इसका अर्थ नहीं कि इसकी ऊंचाई नहीं है या इसकी ऊंचाई निश्चित नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे मैथ का विकास होता है, फिजिक्स की सीमा बढ़ती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो फिजिक्स रुक जाती है, स्पेस के आगे फिजिक्स रुक जाती है, स्पेस में भी फिजिक्स नहीं पहुंचती, फोटोन के आगे फिजिक्स रुक जाती है, क्वार्क्स के आगे फिजिक्स रुक जाती है। तो उसके बाद वैदिक फिजिक्स प्रारंभ हुई। वैदिक फिजिक्स में ये तो है ही, इसके साथ ऊहा और तर्क अपनी अंत प्रज्ञा से, अपनी साधना से आगे देखने का प्रयास करना। ये बात को कोई भी फिजिसिस्ट भी जानता है कि जिस साइंटिस्ट की जितनी ऊहा होगी, तर्क शक्ति होगी, उतना ही वो किसी एक्सपेरिमेंट
से अच्छा निष्कर्ष निकाल पाएगा। एक ही एक्सपेरिमेंट को दो साइंटिस्ट करें, दोनों में परिणाम अलग अलग भी आ सकता है। एक ही पेशेंट के दो डॉक्टर डायग्नोसिस करें, दोनों के डायग्नोसिस में अंतर आ सकता है। क्यों? कि दोनों में कितना नॉलेज है, कितना इंटेलिजेंस है उनके अंदर, कितनी ऊहा है उनके अंदर, उसके आधार पर तय होगा। तो इस प्रकार से अगर फिजिक्स इन 3 सीमाओं से आगे बढ़ के थॉट एक्सपेरिमेंट करे, जिसको हम ऊहा कह सकते, ऊहा गहरे से सोचे, साधना करे, विचार करे, चिंतन करे, वो भले प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो, लेकिन दिमाग से प्रूव हो सकते हैं। और उसके आधार पर वर्तमान फिजिक्स जिन इंफॉर्मेशन के आधार पर बड़ी इंफॉर्मेशन है, वेद के मंत्र जो ध्वनि रूप में, परारूप में, वेद मैनुअल है सृष्टि का। वेद बताता है कि सृष्टि कैसे बनी है, और सारे वेद मंत्र से कंडेंस होकर के ही पार्टिकल स्पेस बने हैं। लेकिन ये वेद मंत्र भी ओम, परा ओम ध्वनि से पैदा होते हैं, और परा ओम ध्वनि उस चेतन तत्व से उत्पन्न होती है जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। तो सारांश रूप में यह है कि इस सृष्टि में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी अब तक हुई या होंगी, उन सब के पीछे कुछ रश्मियां काम करती, जिनको हम आज की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में इंफॉर्मेशन कहते हैं। उन रश्मियों के पीछे उनसे सूक्ष्म रश्मियां काम करती, उनसे पीछे और सूक्ष्म रश्मियां काम करती, और एक सीमा पर जाकर के वो अंतिम रश्मि ओम, जो मूल, जो फंडामेंटल मटेरियल है, इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स है, उसको वाइब्रेट कर, उसमें स्पंदन होता है, और वो स्पंदन करने वाला है चेतन तत्व, और स्पंदित होने वाला है जड़ तत्व प्रकृति, जिसके महाभारत में भगवान शिव और महर्षि ब्रह्मा जी ने 30 नाम दिए कुल मिला, और उन 30 नामों से ये पता चलता है कि इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स क्या है, और उससे पता, उसके बाद पता चलता है कि पहली इंफॉर्मेशन क्या है। तो पहली इंफॉर्मेशन ओम, और जो भी साइंस द्वारा परिचित इंफॉर्मेशन है फील्ड और रेडिएशन। इतना ही।